नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नाउन का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कितनी कैटेगरीज में रखा गया नाउन को, तो आपने पाया कि 6 कैटेगरीज में नाउन्स को रखा गया था और हमने डिस्कस किया था उनमें से 2 कैटेगरी। एक बार जैसे रिकैप होता है किसी एपिसोड का, वैसे रिकैप कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि नाउन्स को रखा गया 6 कैटेगरी में, जिसमें पहली कैटेगरी थी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सके वही काउंटेबल, जिसको नंबर में एक्सप्रेस ना कर पाए वही अनकाउंटेबल होता है। और साथ ही साथ हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी जिसमें हमने बताया था कुछ ऐसे नाउन्स जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं और इस वजह से उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया और वर्मिन हो गया। ऐसे बहुत सारे नाउन्स थे। आप देख सकते हो प्रीवियस वाला वीडियो जिसमें नाउन पार्ट 1 लिखा है, लेकिन यहाँ पर पार्ट 2 है। उसके आगे की बची हुई 4 कैटेगरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे जितने भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनका नुकसान ना हो, वो भी पढ़ सकें। ठीक है भाई, बात करेंगे हम लोग यहाँ से थर्ड कैटेगरी ऑफ नाउन्स की। और पहले समझ लेते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ नाउन्स में क्या है, कैसे नाउन्स को रखा गया है। तो जो थर्ड कैटेगरी में ऐसे नाउन्स को रखा गया है जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर पूछा जाए कि सर पेन का प्लूरल क्या होता है, तो आप कहोगे पेन्स होता है। पोटैटो का प्लूरल क्या होता है, पोटैटोज होता है। लेकिन अगर हम कहें, पूछे आपसे फिश का प्लूरल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, नॉट फिशेस, इट विल बी फिश। यानी सिंगुलर भी वही है जो इसका प्लूरल है। इसी तरीके से अगर हम पूछे कि शीप का प्लूरल क्या होता है, तो शीप का प्लूरल शीप ही रहता है। इसमें हमें स्पेलिंग चेंज करने की, ऐसे एस लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और इंपॉर्टेंट है, लिखने जा रहे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सम नाउन्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ साथ, पहली कैटेगरी थी काउंटेबल अनकाउंटेबल की और मैंने बताया उसकी डेफिनेशन भी। उसके बाद मैंने आपको बताया दैट विल बी ऑलवेज प्लूरल, ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल रहेंगे और जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी हमेशा प्लूरल वाली ही आएगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था थर्ड कैटेगरी शुरू कर रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है जो उनका प्लूरल होता है, यानी कि चेंज नहीं होते, आपको स्पेलिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं एक बार लिख देते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, शीप। उसके बाद आता है फिश, उसके बाद आता है डियर, ये वाला प्री वाला नहीं, प्री वाला डियर नहीं, डियर हिरन वाला डियर। उसके बाद भालू वाला। अच्छा, हम लोग सोचते हैं ना कि 2 बियर होते हैं, एक वो बियर जिसको नहीं पीना चाहिए और एक होता है वो बियर जो जंगलों में राज करता है। राज तो कोई और करता है, खैर शेर करता है, लेकिन हाँ फिर भी शेर को परेशान बहुत करता है, वो है भालू। और भालू को हम लोग बियर नहीं बोलते बल्कि बेर बोलते हैं। जी हाँ, अगर आपने भालू को बियर पढ़ा है तो गलत पढ़ा है, वो एक्चुअली प्रोनाउंस किया जाता है बेर, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, ये बेर, नॉट बियर। बियर में डबल ई होता है। तो भालू हो गया भाई। उसके बाद इसमें इस कैटेगरी में आता है स्पीशीज, स्पीशीज है ना। उसके बाद आता है सीरीज, उसके बाद आता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। बच्चों ये सारी चीजें मुझे याद है। देखो मैं कहीं से ऐसा नहीं मैंने पीडीएफ में लिख के लाया हूं या धीरे से आपसे बातें करते करते इधर जा रहा हूं, फ्रेम से आउट ऑफ द फ्रेम हो जा रहा हूं धीरे से, और मेरे ये पास यहाँ पर किताब रखी हुई उससे मैं देख कर आ रहा हूँ फिर से, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। और इसी तरीके से आपको भी सारे के सारे वर्ड्स दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि आप रटो बिल्कुल, बल्कि जब आप इसका यूज करोगे ना, सेंटेंसेस सॉल्व करोगे, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है। तो भाई शीप हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया, बेयर हो गया, स्पीशीज हो गया, उसके बाद सीरीज हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, उसके बाद apparatus, apparatus, और उसके बाद एक और बचता है इनिंग्स। वैसे तो बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे इसमें, लेकिन हम ETC जरूर लगाएंगे, लेकिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वही हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा शीप पर आता है, से सीरीज पर आता है, स्प्रिंग पे आता है, फिश पे आता है, और अगर देखा जाए इनिंग्स भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा आप पाओगे। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा, होता क्या ना, जब बहुत ज्यादा यहाँ पे लिखवा दो तो बच्चे कहते हैं यार हमसे नहीं हो पाएगा, अब हम गिव अप कर दे रहे, छोड़ दे रहे। तो वही चीज मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर
क्योंकि आप किताब से इधर उधर छापोगे या किसी पीडीएफ, बहुत कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करके लाओगे, उसमें तो पूरी कहानी लिखी रहती, पूरा का पूरा छाप के रख देंगे, हाँ ये। अरे बच्चे कहाँ तक याद करेंगे? वही याद करो जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, राइट। तो पहले कम से कम जो कि रिक्वायर्ड है उतना तो तैयार कर लो, आपके पास समय बचता है तो और भी इसमें रिसर्च करते रहना। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको रिसर्च हमारे लिए छोड़ दो। रिसर्च क्या करते हैं? टीचर्स करते हैं, बच्चे नहीं करते। बच्चे इतना करते हैं कि वो एग्जाम में क्वालिफाई कर ले जाए, बस, दैट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है ना? अब चलो भाई इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो लिखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, sheeps are economically useful. Sheeps are economically useful. बताओ, what is the correction required in this sentence? शीप का सिंगुलर भी शीप होगा, प्लूरल भी शीप होगा, लेकिन एस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां पर प्लूरल कहना चाहते हो क्योंकि सभी शीप के बारे में, इसलिए सिंपली एस हटा दोगे, दूसरे पेन से हटा दे ताकि हाईलाइट अच्छे से हो जाए। आप सिंपली क्या करोगे? एस हटा दोगे और क्या कहोगे? शीप। शीप आर, आर ही लगेगा यहां, इज मत लगा देना। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, सेकेंड वन इज इनिंग्स का। मैं बता दूं, इनिंग्स जो मैंने यहां पर लिखा था, इनिंग्स का सिंगुलर भी इनिंग्स होगा, प्लूरल भी इनिंग्स होगा। फॉर एग्जांपल 1 इनिंग्स, 2 इनिंग्स, 3 इनिंग्स एंड सो ऑन। तो पारी को इंग्लिश में इनिंग्स बोलते हैं, इनिंग नहीं बोलते। जैसे आमतौर पे देखें आप, अगर हिंदी वाली कमेंट्री होती है और वो जब इंग्लिश का यूज करें और कहते हैं इनिंग्स, तो कई बार मैंने देखा वो बोलते हैं ये जो इनकी इनिंग थी। इनिंग नहीं बेटा, हमेशा इनिंग्स बोलो। इनिंग्स थी ना, चाहे एक हो चाहे दो। और इनिंग्स का प्लूरल इनिंग्सेस नहीं होता, इनिंग्स ही रहता है। तो चलो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं और लिखते हैं 2 इनिंग्सेस वर प्लेड। इवन इनिंग भी नहीं कह सकते, इनिंग्सेस भी नहीं कह सकते। क्या करेक्शन रिक्वायर्ड होगा इसमें बच्चों? 2 इनिंग्सेस नहीं, बल्कि क्या कहना पड़ेगा? 2 इनिंग्स। 2 इनिंग्स और वर यहां बिल्कुल सही है, हम 2 की बात करें। 2 इनिंग्स वर प्लेड। अब चले आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई कॉट मच fishes near the pond. I caught much fishes near the pond. इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने पकड़ी बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी के लिए यहां पर देखो फिश क्या है ना, फिश काउंटेबल है। काउंटेबल के लिए मच नहीं लगा सकते। मैनी, पहला करेक्शन क्या होगा? आई कॉट मैनी, और फिशेस नहीं, फिश। मैनी फिश नियर द पॉन्ड। क्योंकि लैंग्वेज भाई वैरायटी का नाम है, इसलिए अगर हम लैंग्वेज की बात करें, स्ट्रिक्ट ग्रामर की बात करेंगे अगर, तो फिश का फिशेस नहीं होगा। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करेंगे और कहना अगर ये चाहेंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिश की कैटेगरीज की बात करते हैं, अलग अलग टाइप की, तब हम श्योरली यूज कर सकते हैं फिशेज। अदरवाइज अगर हम 1 2 3 एक से ज्यादा के लिए एक टाइप की हम लोग अगर यूज करते हैं कि 2 फिशेस 3 फिशेस, गलत हो जाएगा। 2 फिश 3 फिश। लेकिन हाँ, आई कॉट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज इन द पॉन्ड, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, लैंग्वेज में बंधा हुआ है कि हाँ इससे आगे नहीं बढ़ना, लिमिट कर दिया आपको। नहीं, जब आप लैंग्वेज की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो अपने भाव को एक्सप्रेस करें और जैसे चाहें वैसे इंग्लिश आप यूज कर सकते हो, लेकिन बस बहुत अजीब साउंड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक और सेंटेंस, A sheep was sitting there. A sheep was sitting there. तो ऐसा लग रहा है बच्चों की
कुछ करेक्शन करें, लेकिन इसमें कोई भी करेक्शन की आवश्यकता नहीं। रीजन क्या है, हम यहाँ पर एक शीप की बात कर रहे हैं, एक शीप है, वॉज लगा दिया, सिटिंग देयर, वहां बैठे, तो आपको क्या तकलीफ हो रही? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि द सेंटेंस गिवन इज एब्सोल्युटली फाइन, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, ए शीप वॉज सिटिंग देयर, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब भैया आ जाते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है हमारी कौन सी कैटेगरी, समझते हैं भाई, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने कैटेगरी आपको बताई और जिसमें मैंने लिखवाया फिश, फिश है ना, तो बच्चों एक बात बताना चाहेंगे, जब भी मैं फिश की बात करता हूँ, मछली, तो मुझे एक मूवी याद आ जाती, मूवी का डायलॉग याद आ जाता है। आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें बाबू राव मेरे फेवरेट जो हैं, कह सकते हैं कैरेक्टर हैं, या एक्टर कह सकते हैं, फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि उनकी मूवीज़ बड़ी अच्छी रहती हैं, सदाबहार रहती हैं। तो आप जब भी कभी भी देखिए तो आपको ज़रूर हंसी आएगी, चाहे टीवी पे आ रही हो या सिनेमा हॉल में आप जाके देखें। तो उसके हेरा फेरी जो मूवी आई थी, उसके डायलॉग्स बड़े शानदार थे, और मुझे एक दो डायलॉग मछली के ऊपर जब भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ मुझे याद आ जाता है। तो जब फ़ोन आता है बाबू भैया के पास, कहते हैं सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? बाबा वो तो मैं खा गया। खा गए? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। तो ये डायलॉग ज़रूर मुझे याद आता है। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी कैटेगरी की भाई, फोर्थ वन। हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी डिस्कस कर ली। पहली कौन सी थी? काउंटेबल अनकाउंटेबल। दूसरी थी ऑलवेज प्लूरल। तीसरी थी सिंगुलर प्लूरल सेम। और चौथी है कलेक्टिव नाउन्स की। और मैं बता दूं कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। अगर कोई कह दे कि सर चिल्ड्रन कलेक्टिव नाउन है, नहीं। कोई कहता है बॉयज कलेक्टिव नाउन, नहीं। कोई कहता है स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन, नहीं। कलेक्टिव नाउन और प्लूरल में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। कलेक्टिव नाउन एक्चुअली आमतौर पे हम कह रहे हैं सिंगुलर टर्म में ही लिखा जाता है, हालांकि इसका प्लूरल भी यूज किया जाता है अगर अलग अलग कलेक्शन या अलग अलग ग्रुप हैं। दूसरी बात, एक तरीके के लोग होते हैं और उनका इंडिविजुअल में नाम अलग होता है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो उस ग्रुप का एक और नाम हो जाता है। जैसे कि अगर बहुत सारे जजेस बैठे हो, एक जज हो तो उसको एक जज बोलेंगे, 2 जजेस हो 2 जजेस, लेकिन अगर कलेक्शन के तौर पे मिलाकर बोलेंगे तो उसको ज्यूरी कह सकते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे दर्शक बैठे हुए हैं तो उनको मिलाकर हम क्या क्या कह सकते हैं? स्पेक्टेटर्स नहीं कह सकते, बल्कि हम ये बोल सकते हैं, ऑडियंस बोल दो तब भी सही हो जाएगा, राइट। क्राउड बोल दो, स्टाफ बोल दो, या कह सकते हो फैमिली बोल सकते हो, या उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, या पार्लियामेंट कह सकते हो, गवर्नमेंट कह सकते हो, टीम कह सकते हो। ये सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? ये सब आते हैं कलेक्टिव नाउन्स में। और कलेक्टिव नाउन्स अगर हम बाहर के देशों की बात करें तो अमेरिकन्स की अगर बात करें तो अमेरिकन्स या अमेरिका में अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यानी कि जो हम फॉलो करते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज हम लोग फॉलो करते हैं। कितनी अजीब बात है ना, जो हमारे ऊपर रूल करके गए है ना, हमारे सोने जैसी चिड़िया को, एक भारत को क्या बना के चले गए है ना, और बहुत राज किया, बहुत लोगों में लड़ाई भी लगवाई, धर्म के नाम पे भी, हर एक चीज़ के नाम पे लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया। तो वही लैंग्वेज हम लोग अल्टीमेटली फॉलो करते हैं। तो खैर ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैंने कहा ना कि हम लोगों को एज एन इंडियन अगर देखा जाए, अगर हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है तो हमें हिंदी का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किसी ने आपको पंख फैलाने से रोका नहीं है, क्योंकि जितना पंख फैलाओगे आप सीमित दायरे से बाहर आ जाओगे। इसका मतलब आपके अंदर स्किल्स जनरेट हो जाएंगी, और जब आपके अंदर स्किल्स जनरेट हो जाएंगी तो आप हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर ले जाओगे। चाहे आप यहाँ पर इंडिया में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, जिस क्लाइंट से आपकी बातें हो रही, जिस एजेंट से आपकी बातें हो रही, चाहे वो इंग्लिश में बोल रहा हो चाहे वो हिंदी में बोल रहा हो, क्योंकि भाई ज़्यादातर अगर देखा गया तो या तो लोग हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। और अलग अलग लैंग्वेजेस से हमें कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं, क्योंकि वो लोग भी इंग्लिश का, अगर हमें नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, इटालियन नहीं आती, चाइनीज़ नहीं आती, तो हाँ इंग्लिश तो आती है, इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि अगर हाँ आपको अपनी बात पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है, या तो आप हिंदी का यूज़ करें, हिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ अपनी देश, अपनी भाषा और अपनी भेष, जो कुछ भी है आपको मिला है वरदान, एक तरीके से ईश्वर ने आपको दिया है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप कितने भी आगे बढ़ जाएं, चाहे आप कितना भी पढ़ लिख जाएं, जहाँ से आप कनेक्टेड हो ना, वहाँ की धर्म भूमि, कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई करो, बल्कि अपना मानते हुए, अपनी चीजें मानते हुए सभी का सम्मान करो, तभी आप अच्छे मनुष्य कहलाओगे।
तो यहां पर हम फोर्थ कैटेगरी की बात कर रहे थे, कलेक्टिव नाउंस। कौन कौन से हैं कलेक्टिव नाउंस? सिंगुलर भी हो सकते हैं बच्चों, इसमें मैं बता दूं कलेक्टिव नाउंस हमारे यहाँ सिंगुलर भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ का कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में अगर बात आएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ज्यूरी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। टीम सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अब आप पूछोगे सर कैसा सेंस होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अगर वो मिलजुल कर सारे के सारे जितने मेंबर्स हैं सारे के सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे सिंगुलर, एक एंटिटी, यूनिटी। और अगर वो डिवाइडेड है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब आपस में सेटिस्फाइड नहीं है, आपस में अग्रीड नहीं है। जब वो अग्री नहीं करते एक दूसरे से तो वो इंडिविजुअल्स की तरह काम करने लगते हैं, इसलिए वो बन जाते हैं प्लूरल। कौन कौन से नाउंस इसमें आते हैं पहले वो लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस को। ये क्या बन जाता है पीछे खिचड़ी जैसा, चलो खैर कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें और छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें होया करती हैं। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहला कलेक्टिव नाउन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आता ही आता है, वो है क्या? ज्यूरी, जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस। उसके बाद है गवर्नमेंट, उसके बाद है भाई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है ऑडियंस, फिर है क्राउड, उसके बाद स्टाफ, फैमिली, इवन आर्मी भी इसमें आ जाएगा, आर्मी, पार्लियामेंट, क्लास भी इसमें आ जाएगा, क्लास, ETC लिख देते हैं। तो कोई भी ऐसा कलेक्टिव नाउन आपके दिमाग में आता है, जैसे हम सिंगर्स के ग्रुप की बात करें तो वो क्वायर कहलाता है, क्वायर, सिंगर्स के ग्रुप की बात करें। और आपने देखा होगा बैंड भी एक ग्रुप होता है ना, म्यूजिशियन जो होते हैं उनका ग्रुप बैंड कहलाता है। तो एक टाइप के लोग, उनको एक नाम दे दिया गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस को किस तरीके से दर्शाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे चलते हैं, ज्यूरी, गवर्नमेंट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, ऑडियंस, क्राउड, स्टाफ, फैमिली, आर्मी, पार्लियामेंट। टीम भी इसमें आ सकता है बच्चों, टीम भी लिख लें, इंपॉर्टेंट है टीम। बहुत सारे नाउंस इसमें हो सकते हैं। तो अब एग्जाम में सेंटेंस कैसा पूछा जाएगा ये जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम में सेंटेंस आता है। तो पहला इसमें सेंटेंस लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस इज, और ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। रीजन क्या है? क्योंकि बहुत बार एग्जाम पूछा गया है और फिर से आने की पूरी उम्मीद है। और एज इट इज आता है, जैसे मैं लिख रहा हूं एज इट इज आता है। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। देखिए, the jury was divided in its opinions. बता सकते हो एरर क्या क्या होंगे इसमें? चलिए भी कोशिश करिए। यहां पर हमने एक टर्म यूज किया डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग है, यानी कि सेपरेटेड है। और अगर ये सेपरेटेड है तो ये कैसे हो जाएंगे? प्लूरल की तरह काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ज्यूरी वॉज नहीं होगा बल्कि वर का यूज करेंगे। और जैसे ही ये वर हो जाता है तो यहां पर देखें इट्स भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब एक कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है तब उसके लिए हम लोग इट या इट्स का यूज करते हैं। लेकिन अब ये सिंगुलर रहा नहीं, ये हो गया एक से ज्यादा। एक से ज्यादा के लिए हम लोग कभी भी इट का यूज नहीं करते, क्योंकि आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि ही, शी, इट सभी का प्लूरल दे होता है। और यहां पर रिक्वायरमेंट है उसके पॉजिटिव केस की, और दे का पॉजिटिव केस क्या होता है? दियर होता है, दियर। So the sentence eventually is the jury were divided in their opinions, right? समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस लिखते हैं दूसरा, और उसको करेक्ट करने की कोशिश आप लोग करिएगा। लिखा हुआ है My family my family take decisions unanimously. My family take decisions unanimously.
यूनानिमसली का मतलब, यूनानिमस का मतलब ये होता है एक मत होना, एकजुट होना, यूनानिमस या यूनानिमसली। तो कहना ये चाहता है कि मेरी मेरी जो फैमिली है वो डिसीजन लेती है कैसे, एकजुट होकर, यानी कि ये हो गया यूनिटी में, सिंगुलर। सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ऐड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, टेक की जगह टेक्स हो जाएगा। माई फैमिली टेक्स डिसीजंस यूनानिमसली। अब अगर कह दिया जाए ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हमको सेंटेंस देखकर ना पता चले, उसमें कुछ ऐसा मेंशन ना हो कि वो यूनाइटेड हैं या वो डिवाइडेड है, तो कुछ नहीं करना। देखो अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज और हैव लॉन्च्ड, द गवर्नमेंट हैज हैव लॉन्च्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अब अगर सर यहाँ पर तो मेंशन है नहीं कि ये डिवाइडेड हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आर्गुमेंट, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और यूनिटी का नाम भी नहीं आया है, यूनानिमस का नाम भी नहीं आया, तो क्या करें भाई। अगर गवर्नमेंट ने कोई फैसला दिया है और इवेंचुअली वो फैसला आ चुका है, स्कीम के तौर पे बन चुका है, इसका मतलब आपस में सहमत होंगे तभी ऐसा कुछ निर्णय लिया गया। इसका मतलब जब ना दिया हो तो सिंगुलर को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, इसलिए हमेशा यहां पर क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, हैव नहीं लगाएंगे, राइट। सो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, राइट है भाई। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताएं, नहीं होनी चाहिए। तो कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी भी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई, और मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया अभी तक 4 कैटेगरी। पहली कौन सी थी, काउंटेबल अनकाउंटेबल। दूसरी कौन सी थी, ऑलवेज प्लूरल। तीसरी कौन सी थी, सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। चौथी कौन सी थी, कलेक्टिव नाउन, जो कि सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। इफ दे आर यूनाइटेड और यूनानिमस दे विल बी सिंगुलर, अदरवाइज दे विल बी डिवाइडेड, इन केस दे विल बी प्लूरल। एक सांस मैंने बोल दिया भाई। तो अब आ जाते हैं 5th कैटेगरी पर, नाउन्स की, और देखते हैं 5th कैटेगरी में कैसे नाउन्स को रखा गया है। तो बच्चों 5th कैटेगरी में ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगते हैं जैसे कि वो प्लूरल हो, लेकिन होते हैं वो सिंगुलर। अब आप सोच रहे हो कि देखने में प्लूरल क्यों लगते हैं, क्योंकि उनके लास्ट में एस लगा होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो प्लूरल होंगे, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन वो सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि वो प्लूरल नहीं होते हैं। ऐसा समझ लेते हैं लोग कि वो प्लूरल होगा, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं। इस कैटेगरी में क्या क्या आता है, बहुत सारे नाउन्स आते हैं। जैसे कुछ विषयों के नाम अगर हम बात करें, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इन ये सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ कुछ गेम्स के नाम है, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, एस लगा है ना, जैसे डार्ट्स हो गया, डार्ट नहीं फेंकते, एक टारगेट लिखा दिया होता है, डार्ट लगाते हैं, उसको मिलाकर क्या बोलते हैं, डार्ट्स बोलते हैं, एस लगाकर। एक स्टोरी, एक बुक ऑफ द स्टोरी की सीरीज है, इसको एक बुक का शेप दिया गया और उसको हम लोग बोलते हैं द अरेबियन नाइट्स बोलते हैं। तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है। और भी कुछ डिजीजेस हैं जिसको हम कह सकते हैं, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, लास्ट में लगा है एस, लेकिन ये होता सिंगुलर ही है। जैसे न्यूज़ या समन्स, इसमें सब कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुछ विषयों के नाम, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, राइट। और कुछ डिजीज के नाम, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। उसके बाद न्यूज, डार्ट्स खेल का नाम है जो कि एग्जाम में आ चुका है कई बार, बिलियर्ड्स, और इसमें लिख देंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज समन्स। समन्स का मतलब होता है इनविटेशन, फॉर्मल इनविटेशन बाय द कोर्ट, या कोर्ट के द्वारा भी हो सकता है, या किसी अन्य एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बुलावा जो होता है, इनविटेशन, उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, समन्स बोल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पर यह है
कि इनिंग्स का प्लूरल तो इनिंग्स ही होता है, लेकिन समन्स का प्लूरल समन्स नहीं रहता, क्योंकि समन्स होता है सिंगुलर, और जब इसका प्लूरल बनाते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समन्स, तो इसका बन जाता है समन्सेस। समन्सेस इसका प्लूरल बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इससे आता है। राइट, तो भाई चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। और यहां पर आपने वो सारी चीजें तो लिख ली थी, कौन कौन से नाउन्स हैं। अब जरा हम यहां पर बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। राइट, तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, द मैथमेटिक्स were opted as the main subject को हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। द मैथमेटिक्स वर ऑप्टेड एज द मेन सब्जेक्ट। यहां पर मैथमेटिक्स विषय का नाम है, सब्जेक्ट नेम, इसलिए द नहीं लगा सकते। पहली एरर ये होगा, दा नहीं बोलोगे, सीधे सीधे क्या बोलोगे, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स क्योंकि विषय है यहां पर, इसलिए वॉज, मैथमेटिक्स वॉज ऑप्टेड एज द मेन सब्जेक्ट। राइट, ये करेक्शन हो गया इसमें। सेकंड देखते हैं क्या है, पिटारे में अपने लिखा है, द समन्स बाय द कोर्ट हैव बीन issued। ये देखिए, द समन्स बाय द कोर्ट हैव बीन इशूड। तो आपको पता होना चाहिए कि समन्सेस नहीं लिखा है, यहां पर समन्स लिखा है। ऐसा लगता है कि ये प्लूरल होगा, लेकिन होता ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर होता है तो समन्स बाय द कोर्ट, यहां पर समन्स की बात हो रही है, कोर्ट से कोई मतलब नहीं। तो सब्जेक्ट ये मत लगाना कि सोचो यहाँ पे कोर्ट के अनुसार सब्जेक्ट लगा रहे, नहीं, समन्स के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, इसलिए यहां पर हैज आएगा। क्या बोलेंगे, द समन्स बाय द कोर्ट हैज बीन इश्यूड। राइट, अब चलो चलते हैं हम लोग अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, यानी अपने अगले सेंटेंस की तरफ। कैटेगरी अभी नहीं, अभी सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं भाई, मीजल्स हैव broken out in the city। Measles have broken out in the city। ब्रेक आउट का मतलब होता है, ब्रेक आउट का मतलब फैल जाना, स्प्रेड, और ब्रेक से बना ब्रोकन, ब्रोकन। कोई बात नहीं बच्चों, यहां पे डिस्कनेक्ट हो गया, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द सिटी। तो मीजल्स तो भैया डिजीज का नाम है, इसलिए यहां पर सिंगुलर होना चाहिए, हैज लगना चाहिए, है ना, हैज लगना चाहिए यहां पर। मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। और साथ ही साथ मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, प्लेग, फ्लू, इनके आगे जब हम आर्टिकल बताएंगे तब पढ़ाएंगे आपको कि इनके आगे हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, द मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। ये हो जाएगा। राइट, अब चौथा सेंटेंस जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मैथमेटिक्स ऑफ रवि इज ब्रिलियंट। आप में से कोई रवि जो देख रहा हो इस लेक्चर को, उसे खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या लिखा, मैथमेटिक्स ऑफ रवि इज ब्रिलियंट।
आपने एक बात नोटिस की, यहां पर मैंने जब मैथमेटिक्स लिखा था इसका एम जो था वो कैपिटल बनाया, लेकिन यहां पर स्मॉल बनाया, क्योंकि यहां पर विषय की बात कर रहे थे लेकिन यहां पर विषय नहीं है। पता कैसे चला कि यहां पर विषय नहीं? क्योंकि यहां पर हमने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया था, लेकिन यहां पर हमने इसको रिलेट कर दिया किसी पर्सन से। जब हम मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, इकोनॉमिक्स को, स्टैटिक्स को, सिविक्स को या पॉलिटिक्स को किसी बंदे का या मतलब किसी पर्सन का बना देते हैं, मेरा तुम्हारा इसका उसका, मेरी मैथमेटिक्स तुम्हारी पॉलिटिक्स, तो ये बन जाता है प्लूरल। जी हाँ, ये बन जाता है प्लूरल। और क्योंकि ये कनेक्टेड है किससे? रवि से कनेक्टेड है। किसकी मैथमेटिक्स? रवि से। तो यहां पर पहली चीज तो द आएगा, द मैथमेटिक्स, क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स का मतलब है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के सेंस में क्या होता है? जब भी हम ऐसे सब्जेक्ट जिनके लास्ट में एस लगा होता है, ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एस लगा होता है, से पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, जब हम इनको किसी का बना देते हैं तो वो इसकी स्किल्स बन जाती, सब्जेक्ट नहीं रह जाता। तो अब रवि की स्किल्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर द मैथमेटिक्स ऑफ रवि आर ब्रिलियंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं यहां पर कि व्हेन दीज सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ए पर्सन, दैट मीन दीज आर एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव केस, दैट दीज बिकम प्लूरल, ये बन जाते हैं प्लूरल, राइट। तो जल्दी से एक और सेंटेंस यहां पे लिख देते हैं। हाँ भाई, इसी कैटेगरी में से एक लास्ट सेंटेंस और फिफ्थ वन, पांचवा सेंटेंस है हिज पॉलिटिक्स इज ग्रेट, और वी कैन से वट एवर द वर्ड इज आउटस्टैंडिंग। हिज पॉलिटिक्स इज ग्रेट और आउटस्टैंडिंग, डजंट मैटर what is the word which has been used here, but that matters a lot is, यहां पर is नहीं लगेगा, his politics are, क्योंकि मैंने बना दिया इसको किसी का, उसकी पॉलिटिक्स, रवि की पॉलिटिक्स, इसकी पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स बन जाएगा प्लूरल, his politics are। इसको दूसरे पेन से लिख देते ताकि हाईलाइट हो जाए बढ़िया से, आर हो जाएगा इसकी जगह पर, राइट। तो बच्चों उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा, और अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जहां पर हम डिस्कस, अच्छा अभी तक मैंने कितनी कैटेगरीज डिस्कस कर ली? 5 कैटेगरीज यहां पर डिस्कस हो चुकी हैं, 5 कैटेगरीज, पूरी की पूरी 5 कैटेगरीज। अब हमारे पास बचती है सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी। कैन यू गेस वो कैटेगरी कौन सी बची होगी? सर आपने तो सब कुछ बता दिया, अब क्या बचा? नाउन में। नाउन में अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। पहली तो कैटेगरी बची है, और उसके अलावा भी नाउन में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे सिंगुलर प्लूरल नाउन का, कंपाउंड नाउन का, और साथ ही साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़, और यूजिंग और जेंडर ऑफ नाउन, और यूजिंग नंबर्स विद नाउन। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी जो बची हुई उसको। 6 कैटेगरी में ऐसे नाउन्स को रखा गया है जो कि हमेशा पेयर में यूज होते हैं, मतलब उनका सिंगल में कोई वजूद नहीं होता, हमेशा 2 होने चाहिए, तभी हमारा काम चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम शूज़ की बात करें, सॉक्स की बात करें, ट्राउजर्स की बात करें, सीजर्स की बात करें, टोंग्स की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, बाइनोकुलर्स की बात करें, ईयरफोन्स की बात करें, हेडफोन्स की बात करें, ये सभी के सभी किसमें आते हैं? ऐसे नाउन्स जो हमेशा पेयर में यूज होते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम इसके सिंगुलर फॉर्म लिखें और शूज़ को शू लिख दें, सॉक्स को सॉक बोल दें, हेडफोन्स को हेडफोन बोल दें, ईयरफोन्स को ईयरफोन बोल दें, हालांकि लोग बोलते ही हैं, स्लीपर्स को स्लीपर बोल दें, या सीजर्स को सीजर बोल दें, तो वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। सीजर्स ही बोलना है, लगाकर ही बोलना है। अब आप सोचोगे सर सीजर्स में पेयर कहाँ होता है? अगर आपने गौर से देखा हो सीजर्स को, तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, बीच में एक स्क्रू लगा होता है, 2 चीज़ें आती हैं, वही आपस में जब मिल जाती हैं तो चीज़ें कट जाती हैं, है ना। इसलिए हमने नाइफ्स नहीं बोला, नाइफ और नाइफ्स का प्लूरल, लेकिन सीजर्स इज ऑलवेज प्लूरल, हमेशा प्लूरल होता है सीजर्स, राइट। तो अब जैसे मान लो किसी दुकान पर हम लोग जाते हैं और कहते हैं भैया बढ़िया सा कोई जूता दिखाओ, हिंदी में अगर बोलते जूता दिखाओ, जूते तो नहीं कहते, जूते दिखाओ, जूता दिखाओ बढ़िया सा, वो दोनों पीस लेकर आएगा, यानी पूरा पेयर लेके आएगा, दोनों पार्ट, लेफ्ट का भी राइट का भी, और कहेगा कि लीजिए।
आप उससे ये नहीं कह सकते कि मुझे दोनों मत दो, मुझे सिर्फ एक चाहिए। वो कहेगा कि अरे भाई दोनों नहीं ले जाओगे। पहला एक ऐसा व्यक्ति आया जो ये कह रहा है कि मुझे दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। अगर पहनने के लिए ले जाना है तो दोनों लेना पड़ेगा। अगर किसी को पीटने के लिए ले जाना जूता तो हो सकता है इससे काम आपका बन जाए, लेकिन आमतौर पे जो उसका प्रॉपर यूज़ है तो वो तो पहनना ही है ना, इसलिए हमेशा उसको शूज़ बोलेंगे और पेयर में यूज़ होगा। अब होता क्या है ना कि यूज़ करने वाले लोग तो कई तरीके से यूज़ कर लेते हैं। कहते हैं सर हम तो भैया एक ख़राब हो गया एयरफोन तो हम एक से काम चलाएंगे, है ना, दायां वाला काम कर रहा है इससे काम चलाएंगे, हम बाएं वाले से नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, गाना ही तो सुनना है, एक कान से सुन जाए दो सुनो, मज़ा नहीं आएगा कोई बात नहीं। या अगर किसी की एक चप्पल खो गई है, कहते हैं कोई बात नहीं हम एक चप्पल से काम चलाएंगे, उछल उछल के चलेंगे भाई, एक पैर में पन्नी पहन लेंगे, पन्नी बांध लेंगे, कपड़ा बांध लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फेयर में ही यूज़ करना चाहिए। एक चीज़ खराब है उसको हटा दो, दूसरी परचेज कर लो अगर परचेज करने सक्षम हो। और इनका इकलौता कोई वजूद नहीं होता। इसका मतलब आप टोंग, जिसका मतलब चिमटा होता है जिससे घरों में पिटाई होती है, टोंग नहीं लिख सकते, सीजर नहीं लिख सकते, प्लायर नहीं लिख सकते, बाइनोक्यूलर नहीं लिख सकते, ट्राउज़र नहीं लिख सकते, पैंट नहीं लिख सकते, पैंट्स लिखना पड़ेगा, शॉर्ट्स लिखना पड़ेगा, ट्राउजर्स लिखना पड़ेगा, जीन्स लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्या आंखें भी तो दो, कोई कह सकता है सर मैं यहां पर काउंटर पार्ट करूंगा, काउंटर अटैक करूंगा, रीजन क्या है कि सर आई भी तो दो होती हैं, तो क्या हम आईज ही लिखें हमेशा, आई नहीं लिख सकते? हाथ भी दो होते हैं, तो क्या हैंड लिखना पाप है? नदी किनारे साफ है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात। आई भी सही है, हैंड भी सही है, आईज भी सही है, हैंड्स भी सही है, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सही होगा, लेकिन ये चीजों की बात हो रही है, बॉडी पार्ट्स की बात नहीं हो रही है। ये चीजें नॉन लिविंग्स, राइट। क्योंकि किसी का अगर मान लो एक आंख चली जाए एक्सीडेंट में, या किसी का हाथ चला जाए, पैर चला जाए, तो क्या वो बेकार हो गया? उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको फेंक दोगे? नहीं। अगर आपने फेंक दिया तो ईश्वर आपको याद रखेगा, अच्छे तरीके से नहीं, बुरे तरीके से याद रखेगा। तो इसलिए बॉडी पार्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो वो कौन कौन से नाउन्स हैं जो कि पेयर में यूज होते हैं? सबसे पहले यहां पे लिख दिया शूज, सॉक्स, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सब इसमें आ जाएगा, गॉगल्स। और से यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, शॉर्ट्स लिखना है, ट्राउजर्स लिखना है, या बाइनोक्यूलर्स लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ईटीसी में लगा देता हूँ, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे नाउन हो जाएंगे जो भी आपको याद आ रहे हैं जो पेयर में यूज होते हैं। अब इससे रिलेटेड लिखेंगे हम लोग क्या? सेंटेंसेस। So the first sentence in this category is, this scissor is not sharp। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं लेता हूं ताकि आपको एटलीस्ट सेंटेंस समझ में आए। लेंथी सेंटेंस यहां पे ले लो और उसके बाद आपको मैं बताता चलूं कि इसमें ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, पहले तो आप मीनिंग समझने में देर लगा दोगे, फिर कॉन्सेप्ट कैसे समझोगे। इसलिए मैं हमेशा इजी सेंटेंस से समझाता हूं, और जब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं तो थोड़े से मुश्किल सेंटेंसेस लेता हूं। दिस सीजर इज नॉट शार्प, इसमें क्या क्या एरर्स हो सकती हैं? किसी भी एग्जाम में किसी भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा आमतौर पे एरर्स नहीं आती, कभी कभी एग्जाम में आती भी हैं एक से ज्यादा एरर्स, लेकिन वहां पे मेंशन कर देगा कि एक ही फाइंड आउट करनी है, एक से ज्यादा। तो यहां पर 3 एरर्स हैं। पहला, सीजर नहीं हो सकता, एस लगाना जरूरी है, क्या हो जाएगा? सीजर्स, राइट। दूसरी चीज, एस नहीं आर, क्योंकि 2 हो गए ना। तीसरी चीज, दिस तो एक के लिए आता है, एक से ज्यादा दीज हो जाता है। दैट तो एक के लिए आता है, एक से ज्यादा दोज हो जाता है, यानी दिस से बना दीज, दैट से बना दोज। तो यहां पर दीज कर देंगे क्योंकि बात हो रही है एक से ज्यादा की। तो क्या बोलेंगे? दीज सीजर्स आर नॉट शार्प। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं भाई। I purchased
वन शू yesterday. I purchased one shoe yesterday. तो अब शू तो कुछ होता नहीं है, क्या लगाएंगे? शूज। साथ ही साथ वन शूज भी नहीं कह सकते, है ना, वन शूज गलत हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? वन पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ किसके? शूज के। तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि आई परचेज्ड वन पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, और वन की जगह आप चाहो तो ऑल्टरनेटिव भी इसका मौजूद है, वो क्या है? आई परचेज्ड ए पेयर ऑफ शूज भी कह सकते हो। असल में मुझे इसे काटना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी तो सही है ना, सॉरी। चाहे तो आप वन पेयर ऑफ शूज कह दो, चाहे आप ए पेयर ऑफ शूज कह दो, दोनों बात सही है, राइट। तो उम्मीद है कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप बता सकते हो क्या मुझे कि परचेज और बाय में क्या अंतर होता है? क्योंकि दोनों का मतलब होता है खरीदना, दोनों का मतलब खरीदना। परचेज हम लोग लगाते हैं जब हम लोग बिजनेस टर्म की बात करते हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, या अगर हम कहते हैं फॉर्मल ढंग से कोई बात कहते हैं खरीदने के सेंस में, है ना, तो हमेशा परचेज वर्ड का यूज़ करें। और बाई एक ऐसा कॉमन वर्ड है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ के लिए आप बाई टर्म का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, जब भी आप बिजनेस टर्म में बात करोगे, ऑलवेज प्रेफर सेइंग व्हाट? परचेज। तो ये यहाँ पर अंतर हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है बच्चों आपको सबको समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं कि नाउन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, नाउन आगे भी है, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आके पक्के हो जाएं और वही क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, राइट। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहिए, दूसरों को दबा कर नहीं, दूसरों को मिटा कर नहीं, आप अपनी स्किल से, आप अपने दम पे आगे बढ़िए। अपनी लाइन बड़े करने के चक्कर में दूसरों की लाइन छोटी मत करिए, दूसरों से झगड़ा मत करिए, खुद ब खुद आगे बढ़िए ताकि लोग पीछे हो जाएं अपने आप, बिना किसी से दुश्मनी लिए हुए। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप यही काम करके दिखाओगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, और हमेशा की तरह जय हिंद।